और फिर लैंस जवाब देता है, तुम वही नहीं थे जिसने ये किया है ना? और टाइलर कहता है, मैं ही हूँ, मुझे माफ कर दो। टाइलर रॉबिन्सन, जिस युवा पर यूटा के एक कॉलेज में चार्ली किर्क की हत्या का आरोप है, इस हफ्ते एक अदालत कक्ष में काफी शांत बैठा रहा, जब अभियोजकों ने उसके खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिक सुनवाई में कथित सबूतों के अहम हिस्से पेश किए। अगर यह मामला मुकदमे तक गया तो उसे मौत की सजा हो सकती है। वो थोड़ा रोने लगा और कहा कि काश उसने ऐसा ना किया होता। रॉबिन्सन की कथित प्रेमिका की गवाही से लेकर उन बुलेट केसिंग्स पर मिली नक्काशी के विवरण, चार्ली किर्क की विधवा की मांग, डीएनए सबूत, ये सब कुछ हम इसे पूरी तरह से कवर करेंगे। हम कई दिनों तक चली सुनवाई के सबसे बड़े पलों का विश्लेषण करेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये मामला ट्रायल की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त है? क्या साजिश के सिद्धांतों को खारिज करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं? स्वागत है साइड बार में, जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं जेसी वेबर हूं। ये देश के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है। एक जज 23 वर्षीय टाइलर रॉबिन्सन के खिलाफ सबूत सुन रहे हैं, जिस पर कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गर्दन में गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पिछले सितंबर में यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली किर्क ने टर्निंग पॉइंट यूएसए के लिए कार्यक्रम किया। अब महीनों बाद हम रॉबिन्सन के खिलाफ सबूतों की झलक देख पा रहे हैं, जो लंबी प्रारंभिक सुनवाई का हिस्सा हैं। और यहीं पर जज ये तय करेंगे कि क्या वहां पर्याप्त सबूत है, क्या आरोपों का समर्थन करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है। रॉबिन्सन को मुकदमे तक ले जाने के लिए, क्योंकि अभियोजकों ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर उसे मौत की सजा मिल सकती है। साथ ही एक और बात है जिस पर मैं नजर रखना चाहता हूं, पारदर्शिता। क्या मीडिया को, जनता को इतना कुछ दिखाया जा रहा है कि चार्ली किर्क को किसने मारा, इस बारे में फैली सभी साजिशी थ्योरीज को दूर किया जा सके? आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं। अब मैं वकील रिच शॉनस्टीन को बुलाऊंगा, जो इस प्रारंभिक सुनवाई के बड़े पलों को समझाने में मदद करेंगे। इससे पहले मैं जल्दी से बताता हूं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। तो चार्ली किर्क 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली कैंपस ओरेम के एक बड़े खुले क्षेत्र में इस सफेद टीपी यूएसए टेंट के नीचे बैठे थे। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे ताकि वे उन्हें भीड़ में मौजूद लोगों के साथ राजनीति, सामाजिक मुद्दों आदि पर बहस करते हुए सुन सकें। पर एक सवाल के दौरान गोली चलने की आवाज आई। गोली किर्क को लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। आप उन वीडियो से वाकिफ हैं, यकीन है आपने उन्हें देखा होगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो बच नहीं पाए, अपनी पत्नी एरिका किर्क और 2 बच्चों को छोड़ गए। गोली चलने के बाद अफरा तफरी मच गई। अधिकारी और सुरक्षाकर्मी ये जानने दौड़े कि गोली कहां से चली, कोई और घायल है या हमलावर अब भी कैंपस में है। इस हफ्ते की प्रारंभिक सुनवाई में यूटा वैली यूनिवर्सिटी के पूर्व पुलिस अधिकारी क्रिस्टोफर बैडविग ने जो देखा, उसके बारे में गवाही दी। उस दिन मैंने देखा कि चार्ली वापस जा रहे थे, कुछ लोगों से मिल रहे थे और कुछ फोटो खिंचवा रहे थे। फिर वो हॉल ऑफ फ्लैग्स के नीचे आए और अपने टेंट में चले गए। और वो वहाँ सवालों के जवाब दे रहे थे और उन लोगों से बात कर रहे थे जो सवाल पूछ रहे थे। जिस टेंट की आप बात कर रहे हैं, क्या वो वही टेंट है जो हमने देखा था जब उसे आंगन में लगाया गया था? हाँ, वही सफ़ेद चौकोर टेंट। सफ़ेद ऊपर वाला। हाँ, वो उसके नीचे था। अब करीब 12:20 के आसपास आते हैं, यानी दोपहर के थोड़ी देर बाद। क्या हुआ? आपने क्या देखा और सुना? मैंने एक व्यक्ति को चार्ली से बात करते हुए सुना और उसी समय मैंने रेलिंग के किनारे से झांक कर देखा। मैं चार्ली के कंधे का दायां हिस्सा देख सकता था, पूरा शरीर नहीं, क्योंकि वो टेंट के नीचे था, तो शायद मैं सिर्फ उसके शरीर का दायां हिस्सा ही देख पाया। वो किसी सवाल का जवाब दे रहा था, कोई बच्चा उससे सवाल पूछ रहा था, और फिर मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। क्या आपको पता है वो किस समय हुआ था? हाँ, वो किस समय था? 12:23। आपने क्या देखा? उस पल मैंने देखा कि वो बाईं ओर झुक गया। तो जब आप वो कहते हैं, आपका मतलब चार्ली से है? चार्ली। चार्ली। मैंने उसे बाईं ओर जाते देखा, क्योंकि अब उसका दायां हिस्सा नहीं दिख रहा था। वह तंबू के नीचे से बाईं ओर उत्तर दिशा में गया। ठीक है। क्या आप वहाँ मौजूद अन्य लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन कर सकते हैं? हाँ, फिर सब लोग उठने लगे और भागने लगे और वहाँ पर और भी ज़्यादा अफरा तफरी जैसी स्थिति हो गई। उस पल मुझे समझ आ गया कि वो गोलियों की आवाज़ थी।
मैंने अपनी पोस्ट छोड़ दी जो हॉल ऑफ फ्लैग्स के दक्षिणी छोर पर थी। मैं वहां गया जहां फ्यूगल और हॉल ऑफ फ्लैग्स मिलता है। वहां कुछ बाहर की सीढ़ियां हैं जिनसे मैं नीचे भागने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लोग ऊपर की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोग सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। मैं सीढ़ियों के नीचे उस व्यक्ति को रोकने के लिए लोगों के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा था जो शायद गोली चला रहा था। आगे क्या हुआ? सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही रेडियो पर पता चला कि एक शूटर हिरासत में है। मैंने सोचा ये तो जल्दी हो गया। वो शायद बहुत पास था क्योंकि एक व्यक्ति हिरासत में था। एक अधिकारी ने भी बताया कि एक व्यक्ति हिरासत में है। तो मैंने तय किया कि अब जब खतरा टल गया है तो मैं देख सकता हूं कि कोई घायल तो नहीं है और उस समय जो भी चिकित्सा सहायता चाहिए उसकी तलाश शुरू कर सकता हूं। एक बात जल्दी से कहने दीजिए, बिजनेस चलाना वैसे ही काफी मुश्किल है ना? फिर सब कुछ मैनुअली करके, दर्जनों ऐसे ऐप्स पर निर्भर रहकर जो आपस में कनेक्ट नहीं होते, क्यों और मुश्किल बनाना? यहीं पर हमारे स्पॉन्सर ओडू आपकी मदद करता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटीग्रेटेड एप्स का सेट है जो आपकी सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग जैसे ऑपरेशंस को आसानी से जोड़ता है। ओडू अपने आप प्रोफेशनल और आकर्षक सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस और वेंडर बिल्स जनरेट कर सकता है और ये अपने आप सेल्स टीम्स असाइन कर सकता है। हर सेल्स स्टेज पर ईमेल अपडेट भेज सकता है और यहां तक कि एआई का इस्तेमाल करके ऐसे रिपोर्ट्स भी निकाल सकता है जो आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करें। मैन्युफैक्चरिंग में इनके एप्स इन्वेंट्री को रियल टाइम प्रोडक्शन व परचेज अपडेट से सिंक करते हैं जिससे स्टॉक खत्म नहीं होता। अकाउंटिंग भी पूरी तरह ऑटोमेटेड है। ओडू इनवॉइस बना सकता है, खर्चों को ट्रैक कर सकता है और एआई की मदद से डेटा को समरी कर सकता है जिससे आपके सैकड़ों घंटे बच सकते हैं। जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? आप अपने ऐप्स चुन सकते हैं और यहां तक कि कस्टम वर्कफ्लो भी बना सकते हैं ताकि सब कुछ आपकी बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह से तैयार हो सके। आज ही odoo.com/साइटकार पर ओडू एक्सपर्ट से मुफ्त में सलाह लेकर अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाएं। उस दिन इसी वजह से काफी भ्रम हुआ था। शूटिंग के तुरंत बाद 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से एक 70 की उम्र के एक व्यक्ति थे जिनका नाम जॉर्ज जिन था, जिन्होंने कथित तौर पर चिल्लाया था कि उन्होंने किर्क को गोली मारी है। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह घोषणा की गई थी कि एक दूसरे व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन जल्द ही रिहा कर दिया गया। एक अधिकारी बैगली ने गवाही दी कि जब वो एम्फी थिएटर के ऊपर इस इमारत की छत पर गए तो उन्हें एहसास हुआ कि यह शूटिंग वास्तव में किसी स्नाइपर का काम हो सकती है। मेरे लिए जब मैं वहां ऊपर गया और मैंने देखा कि वहां बजरी का झुकाव है, मेरे लिए वो जगह स्नाइपर पैड जैसी थी। वहां किसी के लेटने, कोहनी, घुटनों और पैरों के निशान थे जिससे लगता है कोई चार्ली के टेंट की सीधी लाइन में था। तब मुझे लगा कि शायद उसी पल से हमारे पास शूटर हिरासत में नहीं था। मैंने डिस्पैच से कहा कि घटना के समय कैमरा चेक करें और देखें कोई लोजी बिल्डिंग की छत पर था या नहीं। अब जैसे कि एक ट्रायल में होता है, ये प्राथमिक सुनवाई का एक फायदा है, जबकि ग्रैंड जूरी सिर्फ आरोप तय कर सकती है। यह बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल पूछने, जिरह करने का मौका मिलता है। और रॉबिन्सन के एक बचाव वकील ने अधिकारी बैगली से विभाग की उस टर्निंग पॉइंट कार्यक्रम के लिए तैयारी के बारे में सवाल किया। और क्या आपको पता है कि आप लोग आम तौर पर कितने यूवीयू अधिकारी नियुक्त करते हैं? कर्मचारी वहां 15 थे और क्या आपको पता है कि उस दिन उस इवेंट को कवर करने के लिए कितने लोगों को नियुक्त किया गया था? जो उसे कवर करने के लिए नियुक्त किए गए थे। हम 6 लोग थे, पेट्रोल 1 था और फिर 5 अन्य थे जो वहां चीफ के साथ थे। क्या आपको पता था कि वहाँ हजारों हजार लोग आएंगे या यह आपके लिए चौंकाने वाला था? हमें थोड़ा बहुत अंदाजा था। और आपके पास केवल 5 अधिकारी थे। 6, हाँ। माफ कीजिए, मैं आपको भी गिन रही थी और सोच रही थी। एंड उन 6 अधिकारियों में से क्या सभी के पास हथियार थे? क्या आप हथियार रखती हैं? आप कौन से हथियार रखती हैं? ग्लॉक, पिस्टल्स। और क्या कैंपस में कभी, मुझे लगता है उन्हें मैग्नेटोमीटर कहा जाता है, उनका इस्तेमाल हुआ था? वो मशीनें जिनसे आप एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान होकर गुजरते हैं, जहां ये चेक होता है कि आप कोई धातु की चीज तो नहीं ले जा रहे, जैसा कि हमें कोर्टरूम में जाने के लिए करना पड़ा था। क्या उस दिन कैंपस में ऐसी मशीनें थीं या इस्तेमाल हो रही थीं? नहीं। और आपकी जानकारी में क्या उस दिन कैंपस के ऊपर कोई ड्रोन उड़ रहा था? मेरी जानकारी में तो नहीं।
और क्या किसी ने आपसे कभी लोलोजी बिल्डिंग के पास उसकी छत पर या अंदर किसी भी चीज की निगरानी करने के बारे में बात की थी? क्या शूटिंग से पहले आपको कभी वो इलाका सौंपा गया था? नहीं, क्या आपको पता है किसे सौंपा गया था? मुझे नहीं पता। और जब आप उस दोपहर छत पर पहुंची थी, क्या वहां कोई कानून व्यवस्था से जुड़ा अधिकारी मौजूद था? नहीं। छत पे कोई नहीं था? नहीं। सीढ़ियों पर कोई नहीं था? नहीं। रास्ते पर कोई नहीं था? नहीं। ठीक है। और यूटा राज्य में क्या कैंपस गन फ्री जोन है या छात्रों को कैंपस में बंदूक रखने की अनुमति है? ये ऐसा राज्य है जहां हथियार खुलेआम ले जाना वैध है, इसलिए हाँ। और क्या आपने उस दिन किसी और को हथियार के साथ देखा था कानून प्रवर्तन के अलावा? मैंने नहीं देखा। क्या आपको पता था कि मिस्टर कर्क के साथ वहां उनकी अपनी सुरक्षा टीम मौजूद थी? हाँ, क्या आपने उन लोगों में से किसी से बात की थी? मैंने एक व्यक्ति को हॉल ऑफ फ्लैग्स के ऊपर अपने पास देखा। हाँ। ठीक है, ये गोलीबारी से पहले की बात है। हाँ, मैंने भीड़ में और उसके पास कई लोगों को नीचे देखा। क्या आपको पता था वो व्यक्ति हथियारबंद था? मुझे पता था कि वो हथियारबंद था। मुझे सोचने पर मजबूर करता है। क्या वे कहेंगे कि यह इतना अराजक घटना थी? क्या हमें सच में पता है कि वहां क्या हो रहा था? फायरिंग के कुछ घंटे बाद अधिकारियों ने कथित तौर पर यह बोल्ट एक्शन हंटिंग बंदूक बरामद की। राइफल एक तौलिए में लिपटी जंगल में मिली। साथ ही कारतूस के खोखे मिले, जिन पर मीम्स और पॉप कल्चर से जुड़े शब्द खुदे थे। बहुत खास और विशिष्ट। एफबीआई ने बताया कि वो शूटर का पता लगाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक इस्तेमाल कर रही है। जब वो तरीका विफल हुआ, तो जांचकर्ताओं ने एक व्यक्ति की निगरानी तस्वीरें जारी की, जिसे अब वे टाइलर रॉबिन्सन बता रहे हैं। किर्क की हत्या के करीब 36 घंटे बाद रिपोर्ट्स के अनुसार रॉबिन्सन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उस पर 7 आरोप लगाए गए, जिनमें सबसे गंभीर आरोप गंभीर परिस्थितियों में की गई हत्या का है। कुछ आरोपों में गंभीरता बढ़ाने वाले कारक हैं, जैसे किसी को निशाना बनाना और बच्चे की मौजूदगी में हिंसा। महत्वपूर्ण यह है कि रॉबिन्सन ने अभी दोषी या निर्दोष होने का पक्ष दर्ज नहीं किया है। अब मैं वकील रिच शॉनस्टीन को बुलाना चाहता हूं, जो शो और मेरे अच्छे दोस्त हैं, ताकि प्राथमिक सुनवाई के अहम पलों और आगे की उम्मीदों पर चर्चा कर सकें। रिच, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हैं, ये सिर्फ वही नहीं है जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। सिर्फ ये नहीं कि क्या इस मामले को ट्रायल तक ले जाने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे या नहीं, लेकिन साथ ही क्या इतना कुछ दिखाया गया है कि बाहर चल रहे साजिश के सिद्धांतों को खारिज किया जा सके। कई मुद्दे उठे हैं, खासकर चार्ली किर्क के परिवार, खासकर एरिका किर्क द्वारा पारदर्शिता को लेकर। मैं सबसे पहले इसी पर बात करना चाहता हूं। हम ये शुक्रवार सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक जज की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। मुझे लगता है कि और भी गवाही होने वाली है, लेकिन ये कहने के बाद अगर आप अभी बैठे होते, तो क्या आपको लगता है कि अभियोजन पक्ष ने इस मुकदमे को ट्रायल की ओर बढ़ाने के लिए इस समय पर्याप्त सबूत पेश किए हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इस पर कोई शक नहीं है। मुझे लगता है ये मामला ट्रायल तक जाएगा। आपको क्या सबसे अलग लगता है? कौन से सबूत हैं जिनके बारे में आप कहते हैं, ओ भगवान, मेरा मतलब है इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रथम दृष्टया आधार है? कई कथित कबूलनामे, यही वे है। उसकी लोकेशन को ट्रैक करना, जो इस बात से मेल खाता है कि वो उस इलाके में था, कुछ डीएनए सबूत, लेकिन वास्तव में कई कथित कबूलनामे ही प्रथम दृष्टया आधार स्थापित करने के लिए काफी होंगे। और मैं उस पर 1 मिनट में आना चाहता हूं, जब हम लांस ट्विक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन डीएनए मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। आप जानते हैं, वे बात करते हैं कि कैसे तौलिए पर, बोल्ट एक्शन राइफल के ट्रिगर पर उसका डीएनए मिला है ना? और शायद कारतूस के खोलों पर भी। अब आप सुनते हैं कि बचाव पक्ष इसके खिलाफ तर्क दे रहा है। वे कहते हैं, रुको 1 मिनट, आप जानते हैं, यह पक्के तौर पर उसी का नहीं कहा जा सकता। क्या यह टच डीएनए हो सकता है? उनके पास कहने के लिए कुछ हो सकता है, जैसे कि लांस ट्विक का डीएनए भी तौलिए पर क्यों है? आपको अंदाजा है कि अगर मामला ट्रायल तक गया तो बचाव पक्ष क्या तर्क देगा, है ना? डीएनए से जुड़ी इन दलीलों पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि ये ट्रायल में अच्छे तर्क हैं।
अगर ये सिर्फ डीएनए का मामला होता तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होता। मुझे लगता है ट्रायल में बचाव पक्ष भी मुकाबले में रहता। मुझे अब भी लगता है कि प्रथम दृष्टया आधार तो बनता है, लेकिन बचाव पक्ष इस पर सवाल उठाकर इतना वाजिब संदेह पैदा कर सकता है कि सिर्फ डीएनए के आधार पर केस के उस हिस्से को साबित करना मुश्किल हो जाए। लेकिन फिर बाकी सबूत भी हैं। हाँ, और भी सबूत हैं। फिर साफ कर दूं, ये बहुत कम मानक है जिस पर अदालत तय करती है कि आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं। ये संदेह से परे नहीं है, बल्कि इससे काफी कम है। और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं जो मुझे दिलचस्प लगी। जो बुलेट के खोखे अपराध स्थल पर मिले थे, उन पर खुदे हुए निशान थे और ये खास संदेश थे, और उन्होंने इसे या संभवतः इसे उस ड्रेमेल टूल से जोड़ा है जो टाइलर रॉबिन्सन के घर पर मिला था। उन्होंने उसके घर में भी वही तरह का गोला बारूद पाया था जैसा कि शूटिंग स्थल पर मिला था। मैंने जोसेफ स्कॉट मॉर्गन से बात की थी। उनका मानना है कि इन नक्काशियों का लिखावट से मिलान करने के लिए एक खास विशेषज्ञ होगा, जो मुझे दिलचस्प लगा। मुझे भी नहीं पता कि इसे इतनी तवज्जो मिल रही है या नहीं। जैसे आपने कहा, निगरानी, डीएनए, संभावित कबूलनामे और खोलों की निशानियां, ये वाकई दिलचस्प है। ये वाकई दिलचस्प है और इसमें वो असर नहीं है जो कबूलनामे या डीएनए सबूत में होता है, इसलिए इसे उतनी तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूत के तौर पर देखें तो खोलों पर खुदे हुए निशान थे और फिर उसके अपार्टमेंट में भी ऐसे ही खोल और नक्काशी के उपकरण मिले। अगर परिस्थितिजन्य सबूत अन्य सबूतों से मिल जाए तो प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार बन सकता है। अगर जोसेफ स्कॉट मॉर्गन ट्रायल में सबूतों के बारे में सही हैं, तो शायद वे इसे और स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे ट्रायल में सबूत का बोझ पूरा करने में मदद मिलेगी। पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक ये थी कि हमें पहले से अंदाजा था कि सबूत क्या होंगे, लेकिन अब हम उन्हें प्राथमिक सुनवाई में देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बचाव पक्ष वाकई में, आप जानते हैं, टाइलर रॉबिन्सन इसे ट्रायल तक ले जाना चाहेंगे या नहीं, है ना? जैसा आप देख रहे हैं, बचाव पक्ष के तर्क सामने आ रहे हैं। मेरी राय में यह अराजक स्थिति थी। आप कैसे कह सकते हैं कि वही शूटर है? उन्होंने पहले किसी और को भी गिरफ्तार किया था। निगरानी फुटेज धुंधली और डीएनए संदिग्ध है। ऐसे तर्कों पर ट्रायल हो सकता है, लेकिन क्या वे इस पर विचार कर रहे हैं? क्या वे टाइलर रॉबिन्सन से ईमानदार बात करेंगे? सबसे अच्छा है कि तुम अपना गुनाह कबूल करो। हम मौत की सजा हटवाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है यही होगा? मुझे नहीं पता जज कब फैसला देंगे कि ट्रायल आगे बढ़ेगा या नहीं। हो सकता है इसमें वक्त लगे, क्योंकि ब्रीफिंग शेड्यूल है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वे सितंबर में ब्रीफिंग और बहस कर रहे हैं, तो शायद आपको अक्टूबर तक कोई फैसला नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है कि समझौते की बातचीत होगी। हमने पहले भी इस बारे में बात की है, हमेशा समझौते की बातचीत होती है। और मेरे लिए सवाल ये है कि क्या अभियोजक दोषी कबूल करने के बदले में मौत की सजा हटाने के लिए तैयार है? क्या आपको लगता है कि वे तैयार होंगे? क्या आपको लगता है कि इस मामले में वे ऐसा करेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मामला बहुत राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। इसमें वो पूरा पहलू है जो इसे सामान्य मामलों से अलग बना देता है। ऐसे मामले में यह एक युवा व्यक्ति द्वारा किया गया एकल हत्या का मामला है। तो मेरे लिए ये ऐसा मामला है जिसमें अगर आप दोष स्वीकार करवाकर उम्र कैद की सजा दिला सके तो आप मौत की सजा को हटा देंगे। मेरे हिसाब से ये एक उचित समझौता होगा। इससे आपको मुकदमे की लागत, बोझ और जोखिम से बचाव मिलेगा। ये परिवार को फिर से वो सब कुछ झेलने से बचा लेगा। इससे मामले का अंत हो जाएगा। इससे उचित सजा मिल जाएगी। मैं मौत की सजा का समर्थक नहीं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मेरी सोच अलग है, लेकिन मेरे लिए ये उचित समझौता है। मुझे बस नहीं पता कि इस मामले की परिस्थितियों की वजह से और पर्दे के पीछे जो कुछ भी है, क्या ये कुछ ऐसा है जो अभियोजक करने को तैयार होंगे? अगर वे कहते हैं नहीं, हम जूरी से मौत की सजा की मांग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बचाव टीम के पास कोई और विकल्प होगा सिवाय इसके कि वे बचाव करने की कोशिश करें। हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ। एक, जितना भी हुआ, जितना भी ये सब, आप जानते हैं, चार्ली कर्क के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ही घिनौना था। और आप समझ सकते हैं कि अभियोजक क्यों उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं जिन्हें वे मानते हैं कि उन्होंने ये किया है। आप जानते हैं, ताकि परिवार को इस दर्द से बचाया जा सके। ये 4-5 दिन की प्रारंभिक सुनवाई परिवार के लिए बहुत कठिन रही। जज ने चार्ली कर्क की शूटिंग का वीडियो देखकर भी
चेहरा सिकोड़ लिया। क्या आप चाहते हैं कि जूरी के सदस्य भी ये सब देखें और फिर से उस सब का सामना करें? ये एक सोचने वाली बात है। अगर ये मामला ट्रायल तक भी जाए और आपको मौत की सजा पर विचार कर सकने वाली जूरी भी मिले, तब भी जरूरी नहीं कि वे मौत की सजा के पक्ष में वोट करें। मैं हमेशा पार्कलैंड स्कूल शूटिंग केस को उदाहरण मानता हूं। वहां भी जूरी थी, जहां सबूत बहुत ही भयानक थे और फिर भी उन्होंने कहा, आप जानते हैं, उम्र कैद। लेकिन मैं इस पूरी सुनवाई के शायद सबसे प्रभावशाली हिस्से के बारे में बात करना चाहता हूं। गुरुवार को अदालत जज ने लांस ट्विग्स की रिकॉर्ड की गई गवाही देखी। ये रॉबिन्सन के रोमांटिक पार्टनर हैं। ट्विग्स ने अधिकारियों को बताया कि वो कभी-कभी दोस्तों और सहयोगियों जैसे रॉबिन्सन के साथ लूना नाम से भी जाने जाते थे। यूटा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एजेंट ब्रायन डेविस ने ट्विग्स द्वारा अधिकारियों के साथ किए गए 2 इंटरव्यू पर गवाही दी। देखिए। क्या आप लैंस ट्विग्स को जानते हैं? हाँ, मैं परिचित हूँ। और इस जांच से उनका क्या संबंध है? वो टाइलर रॉबिन्सन के रूममेट है। क्या उनसे जांच में पूछताछ हुई थी? हाँ, उनसे पूछताछ की थी। कितनी बार? 2 बार। पहली बार कब था? पहली बार 12 सितंबर की गुरुवार सुबह थी और वो सेंट जॉर्ज पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ था। क्या आपको पता है उसका फोन लिया गया था? हाँ, लिया गया था। ये कब हुआ था? तो ये उस इंटरव्यू के दौरान हुआ था जब FBI ने सेंट जॉर्ज पुलिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू लिया था। उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था और फिर उसने अपना फ़ोन दिया। उसने ये अपनी मर्जी से किया और उन एजेंट्स को फ़ोन दे दिया। और वो 12 सितंबर 2025 को हुआ था। सही है। आपने मिस्टर ट्विग्स का दूसरा इंटरव्यू बताया था। तो इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों पर उन्हें इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन इंटरव्यू के बाहर उन्हें पूरी तरह अभियोजन से नहीं बचाया जाता। क्या ये सही है? मेरा यही समझना है। हाँ। क्या मिस्टर ट्विग्स को यूज इम्यूनिटी मिली थी? हाँ, उन्हें दी गई थी। 20 अप्रैल 2026 को लिया गया इंटरव्यू इसलिए लिया गया था ताकि उन्हें प्रारंभिक सुनवाई में आकर गवाही न देनी पड़े। हाँ, ऐसा ही था। हाँ, ऐसा ही था। और इस बात को लेकर काफी बहस हुई थी कि क्या इस डिपोजिशन वीडियो को चलाया भी जाएगा या नहीं, या इसके कुछ हिस्से काटे जाएंगे, हटाए जाएंगे। चार्ली किर्क के परिवार ने खास तौर पर इंटरव्यू खुले कोर्ट में दिखाने का अनुरोध किया था। इस मामले में उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील ने किया, लेकिन जज टोनी ग्राफ ने उस याचिका को खारिज कर दिया। मैं इन कार्रवाइयों में बोलने से झिझक रहा था। राज्य, बचाव पक्ष और जज इसमें शामिल हैं। आप सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि राग परिवार की इस सब पर क्या राय है। कर्क परिवार मानता है कि अगर ये सबूत प्रारंभिक सुनवाई में स्वीकार हो रहा है तो इसे सार्वजनिक किया जाए। कोई अंश ना छिपाए जाए। इस अदालत के पास ऐसे साधन हैं, ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग वह यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है कि प्रतिवादी को निष्पक्ष सुनवाई मिले। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप उनका इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ही मान्यवर। यहाँ पारदर्शिता ना रखना, खुलापन ना रखना, दुनिया को ये ना दिखाना कि क्या हुआ, न्यायिक प्रणाली में संदेह और अविश्वास पैदा करेगा। और ये कोई नहीं चाहता। हम में से कोई भी नहीं मानता कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, और हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि वह अपना अंतिम निर्णय लेते समय परिवार के रुख पर विचार करें। मीडिया को जवाब देने का एक कारण है और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और पीड़ित पक्ष की प्रतिनिधि एरिका किर्क से भी मैं कहूँगा कि मैं पारदर्शिता के महत्व को समझता हूँ और ये एक बारीक रेखा है। मैं इन सभी प्रतिस्पर्धी नियमों, संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ पारदर्शिता के बीच संतुलन बना रहा हूँ, और कभी-कभी यह संतुलन पूरी तरह सही नहीं होता, लेकिन इस संतुलन को साधते हुए मैं न्याय के हित में काम करने और पारदर्शिता सचमुच बनी रहे इसकी कोशिश कर रहा हूँ। न्यायाधीश ने तय किया कि इंटरव्यू चलेगा, पर कुछ हिस्से हटेंगे। रिच, मेरी दूसरी बात पर लौटो। यह प्रारंभिक सुनवाई सिर्फ मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूतों तक सीमित नहीं है, ये इसके बारे में भी है। और मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या कोई अदालत इस पर विचार कर रही है कि आप आरोपी के निष्पक्ष मुकदमे के संवैधानिक अधिकारों को कैसे संतुलित करते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी बाहर मत दो जिससे जूरी प्रभावित हो। वह कई षड्यंत्र के सिद्धांत और बातें चल रही हैं। बहुत सी गलत जानकारी है, खासकर टाइलर रॉबिन्सन को लेकर। दोषी साबित होने तक वह निर्दोष है, लेकिन लोग उसे बलि का बकरा और मोहरा कहते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी विदेशी सरकार या संस्था का काम था। मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहला, आप जज द्वारा लांस ट्विग्स का वीडियो दिखाने के फैसले पर क्या सोचते हैं? और दूसरा, क्या आपको लगता है अब तक जो कुछ भी आपने देखा है उससे इतना दिखाया गया है कि बाहर जो षड्यंत्र के सिद्धांत हैं उन्हें दूर किया जा सके? ये दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। मैं थोड़ा हैरान था, ये लांस ट्विग इंटरव्यू मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ठोस था। मुझे लगा था कि इसका मकसद उन टेक्स्ट मैसेजों की पुष्टि करना होगा जिनमें टाइलर रॉबिन्सन ने कथित तौर पर अपराध कबूल किया था। लेकिन ये ठोस था। ये उनके रिश्ते के बारे में था। ये इस बारे में था कि टाइलर रॉबिन्सन ने उस दिन क्या किया। ये उसके कथित तौर पर कबूलनामे के बारे में था। ये एक बहुत ही ठोस गवाही थी और जाहिर है मुकदमे में आप इसे इस तरह पेश नहीं कर सकते। गवाह की गवाही का वीडियो कभी नहीं दिखा सकते। उसे बुलाकर गवाही के लिए पेश करना होता है और उससे जिरह की जानी होती है। बचाव पक्ष ने भी यही कहा था। बचाव पक्ष ने कहा कि अगर वे लांस ट्विग को स्टैंड पर लाना चाहते हैं तो उन्हें उसे बुलाना चाहिए और स्टैंड पर बैठाना चाहिए। और जज ने कहा नहीं, ये सिर्फ एक प्रारंभिक सुनवाई है। हम सिर्फ प्रथम दृष्टया आधार स्थापित कर रहे हैं। वे ऐसा ही कर सकते हैं। और मैं इससे थोड़ा असहज था क्योंकि आप जानते हैं आज सुबह हर हेडलाइन में लिखा है कि टाइलर रॉबिन्सन ने हत्या कबूल कर ली। यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी सभी ने कही है। अब यही हेडलाइन है। यही बचाव पक्ष की बात थी। आपने उस आदमी को स्टैंड पर जाने दिया प्री रिकॉर्डेड वीडियो गवाही के जरिए, जिसे जिरह के लिए पेश नहीं किया गया, और अब इसे पूरी दुनिया ने उठा लिया है और ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये ठोस सबूत हो। हमें तो उस आदमी से जिरह करने का मौका भी नहीं मिला। देखिए, मेरा मतलब है मैं भी अपनी बात रखूंगा क्योंकि मुझे उस वीडियो के स्क्रीनशॉट याद हैं जिसमें वो फोन दिखा रहा है, जिसमें उसकी बातचीत टाइलर रॉबिन्सन के साथ बताई गई थी। उन संदेशों में टाइलर रॉबिन्सन कथित तौर पर कबूल करता है। उसने गवाही में जो कहा या उस इंटरव्यू में जो कहा, उसके बावजूद उसका एक हिस्सा मैं अभी चलाऊंगा। आप देखकर कह सकते हैं यही कबूलनामा है, वही टेक्स्ट मैसेज। हाँ, मुझे लगता है अभियोजन पक्ष तर्क देगा कि उसने कई बार और तरीकों से कबूल किया है और यही बात कबूलनामों को और मजबूत करने वाली है। ये सिर्फ कोई यूं ही कही गई बात नहीं थी। बिल्कुल, ये बात कई बार कही गई है। डिस्कॉर्ड पर बातचीत में भी उसने कहा, नहीं दोस्तों, वो सच में मैं ही था। मुझे माफ कर दो। वो उनसे बहस कर रहा है। मतलब जब ये एक बातचीत थी तब भी जैसे ये तुम मजाक कर रहे हो, है ना? बस यही है। नहीं, मैंने किया। मुझे माफ कर दो। सुनो रिच, उस साजिश वाली बात को अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि मैं बस लांस ट्विग की गवाही का थोड़ा सा हिस्सा चलाना चाहता हूं। इस सवाल पर ध्यान दें कि क्या दिखाया गया है जिससे साजिश के सिद्धांत खारिज हो सकें। अब सुनिए ट्विग ने रिकॉर्डेड इंटरव्यू में क्या कहा था। क्या आप टाइलर रॉबिन्सन को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। ये वही टाइलर रॉबिन्सन है जिन पर चार्ली कर्क की गोलीबारी का आरोप है। हाँ। क्या आप बता सकते हैं जब आपने पहली बार टाइलर से मिले थे? मुझे लगता है कि वो 2023 था, लेकिन मैं उन्हें उससे पहले से जानता हूँ। मेरा ख्याल है वो पहली बार था जब मैं उनसे आमने सामने मिला था। और जब आप अपने और टाइलर के रिश्ते का वर्णन करते हैं। जब आप पहली बार उनसे मिले थे वैसे भी। जब मैं पहली बार उनसे मिला, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था। वो बस एक नया रूममेट था। तो मुझे पता था कि वो मेरे दोस्त ग्रुप को जानता है और मुझे पता था कि उसे गेम्स खेलना पसंद है, लेकिन बस इतना ही मुझे उसके बारे में पता था जब हम पहली बार मिले, जैसे जब मैं पहली बार वहाँ शिफ्ट हुआ। ठीक है। और फिर किसी समय आपका रिश्ता सिर्फ रूममेट से कुछ ज़्यादा हो गया, क्या ये सही है? वो कब हुआ था? मुझे लगता है हम शिफ्ट होने के 2 या 3 महीने बाद डेट करने लगे थे। ठीक है। 10 सितंबर को आप कब उठे थे? शायद दोपहर 12 से 1 बजे के बीच। उस दिन आपको काम पर नहीं जाना था? नहीं। क्या टाइलर ने आपको पहले कॉल या मैसेज किया? उसकी कोई खबर मिली? नहीं, उसने वही मैसेज उसी ग्रुप चैट में भेजा था, लेकिन उस दिन उसने मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं किया। ठीक है। 10 सितंबर को आपने पहली बार उससे कब सुना? 11 बजे, उसी ऑटोमेटेड मैसेज के जरिए। ठीक है, रात 11 बजे। हाँ। वो पूछता है, याद है मैं गोलियों पर नक्काशी कर रहा था।
क्या वो पहले भी ऐसा कर रहा था? हाँ, मुझे सही से याद नहीं, पर उसने कहा था कि वो परिवार के साथ शिकार पर जाने वाला है। उसने मुझसे पूछा था कि क्या हमारे पास ड्रीमल है, क्योंकि वो गोलियों पर संदेश नक्काशी करना चाहता था। और मैंने उसे बस बताया कि ड्रीमल कहाँ है, और उसे ये भी कहा कि ध्यान रखना, घर में गलती से कोई गोली चल ना जाए। लेकिन मैंने उस वक्त तक इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। 10 सितंबर से कितने समय पहले की बात है जब उसने ड्रीमल के बारे में पूछा था? मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से शिकार और कैंपिंग ट्रिप के बारे में बात कर रहा था। लेकिन मुझे याद नहीं है कि उसने खास तौर पर गोलियों पर नक्काशी करने के लिए कब पूछा था। 11 सितंबर को आपने उसे पहली बार कब देखा? ये अगले दिन की बात है, हाँ। मैंने उसे तब देखा जब मैं उठा। जैसा कि मैंने कहा, वो उठ चुका था और घर में बहुत सारे काम कर रहा था। मुझे लगता है मैंने उसे उस मैसेज के बाद देखा था जिसमें मैंने कहा था कि मैं घर आऊँगा और कहूँगा कि मैं कपड़े धो रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे माता पिता के घर जाएं। जब उसने कहा था कि शायद बाहर पुलिस है, तो मैं वापस घर गया और वहाँ सिर्फ वही था, और मैंने उसे अलविदा कहा और फिर वो गाड़ी लेकर चला गया। मैं फिर माता पिता के घर चला गया। तो उसने अजीब तरह से व्यवहार किया। क्या वो इधर उधर टहल रहा था या वो बस बैठा हुआ आराम कर रहा था? नहीं, वो बहुत इधर उधर घूम रहा था और वो घर के अंदर ही था। क्या उसने बताया कि उसने क्या किया? वो विस्तार में नहीं गया। मैंने सीधे पूछा कि उसने पिछली रात जो कहा वो सच है या नहीं, और उसने हाँ कहा। वो थोड़ा रोने लगा और बोला कि काश उसने ऐसा ना किया होता। और फिर वो इधर उधर घूमता रहा और बस चीजें करता रहा, मुझे लगता है खुद को व्यस्त या ध्यान भटकाने के लिए या कुछ ऐसा। क्या उसने बताया कि वो आगे क्या करने वाला है? आखिरकार उसने कहा कि वो माता पिता से बात करेगा या खुद को पुलिस के हवाले करेगा। ठीक है। और जब आप वहां से गए तो क्या आप इसी समझ के साथ गए थे कि वो खुद को पुलिस के हवाले करेगा या अपने माता पिता के घर जाएगा? हाँ, और मैं सच में नहीं चाहता था कि जब ये सब हो रहा हो तो मैं हमारे अपार्टमेंट में रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप में और उन्होंने कभी राजनीति के बारे में बात की थी? वो मुझसे ज़्यादा बात करते थे। मैं सच कहूँ तो तब भी और अब भी राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। वो आमतौर पर उन बातों के बारे में बताते थे जो उन्होंने काम पर जाते समय और काम वाली गाड़ी में रेडियो पर सुनी थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी पूरी टीम ज़्यादातर एक ही कार में जाती थी। मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत नियमित था, क्योंकि इस विषय पर मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। चार्ली कर्क के बारे में क्या उन्होंने कभी चार्ली कर्क के बारे में बात की थी? मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहले कभी चार्ली किर्क के बारे में खास तौर पर बात करते नहीं सुना था। ठीक है। क्या? राजनीतिक मुद्दों के बारे में। तो क्या आपने कभी जेंडर आइडेंटिटी के मुद्दों और LGBTQ अधिकारों के बारे में बात की? नहीं, ज़्यादा नहीं। आम तौर पर अगर वो राजनीति के बारे में बात करते थे तो वो ट्रंप या मौजूदा नीतियों के बारे में होती थी, जैसे कि कौन सी नीति लागू हो रही है या किस पर वोटिंग हो रही है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विग्स कभी FBI की सुरक्षा में थे और अब यूटा छोड़ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको अंदाजा देता हूं। वैसे उसे यूज इम्यूनिटी दी गई थी रिच। उस इंटरव्यू में कई बातों पर उस पर मुकदमा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि उसे ये इम्यूनिटी दी जानी जरूरी थी या इस तरह से उसकी सुरक्षा करनी जरूरी थी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब उसने जानकारी मिलने के बाद भी सामने आकर कुछ नहीं बताया था, है ना? हाँ, वो 5वें संशोधन का सहारा ले सकता था। वो 5वें संशोधन का सहारा लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर सकता था। उन्होंने उसे यूज इम्यूनिटी दी ताकि उसकी गवाही का इस्तेमाल न हो सके, लेकिन ट्रांजैक्शनल इम्यूनिटी नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी उसे सह साजिशकर्ता या मददगार या इस मामले में दोषी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने पूरे मामले को जिस तरह से संभाला है उससे यही झलकता है। तो उन्होंने वीडियो चलाने की अनुमति दी जो खुली अदालत में दिखाया गया, और फिर एक तरह से अजीब स्थिति बनी जहां जज कह रहे थे कि इसके कुछ हिस्से सीलबंद ही रहने चाहिए, और पीड़ित के परिवार वाले कह रहे थे नहीं, हम पूरा वीडियो देखना चाहते हैं। और मैं इस मामले में उनकी भावनाओं को समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बेहद कठिन स्थिति है।
असल में ये तय करने का अधिकार उन्हीं को नहीं है कि मुकदमे में कौन सा सबूत दिखेगा और कौन सा नहीं। मुझे आपको बताना है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी देखा है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत, बस मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सच में ऐसा देखा है। किसी पीड़ित के परिवार के वकील को जैसे अदालत में जाकर दलील पेश करते हुए देखा हो। सब कुछ दिखाओ, सब कुछ मीडिया को दिखाओ, सब कुछ दुनिया को दिखाओ। इसका मतलब है, मेरा मतलब है, ये उनके हालात के बारे में कुछ बताता है। ये इस मामले के बारे में भी कुछ कहता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत पड़ी। हम कुछ मिनट पहले कह रहे थे कि एक प्ली डील का एक फायदा ये होगा कि इससे पीड़ित के परिवार को ट्रायल से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सब कुछ खुले में सामने लाना चाहते हैं। शायद वे ट्रायल ही चाहते थे। मतलब ये दूसरों से अलग है। मैं आपके मुख्य सवाल पर आता हूँ, क्या ये साजिश के सिद्धांतों को खत्म करने के लिए काफी है? और मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि साजिश के सिद्धांत बिकते हैं। तो इंटरनेट पर कोई जोकर जरूर होगा जो कहेगा असली बात यह है कि चार्ली किर्क पर बेसमेंट में कुत्ते ने हमला किया था और ये सब एक साजिश है इस आदमी को फंसाने की। कुछ लोग अब भी कहेंगे कि जांच पूरी तरह से नहीं हुई थी, इसमें और लोग भी शामिल रहे होंगे। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो लोग खुद को विश्वसनीय दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं ये हर दिन देखता हूं, मुझे लगता है अब तक इसमें ये बातें नहीं दिखीं, या ये किसी और संदिग्ध की ओर इशारा करता है, या ये इशारा करता है कि उसने झूठा इकबाल किया। एजेंट डेविस ने शूटिंग के बाद ट्विग्स और रॉबिन्सन के बीच कथित टेक्स्ट मैसेज पढ़े। फॉक्स न्यूज के अनुसार गैलरी में एरिका किर्क के रोने की आवाज सुनी जा सकती थी। मैं आपको सुनाता हूं। अगर आप शुरू कर सकें, अगर आप वहाँ से थोड़ा नीचे पढ़ सकें जहाँ से शुरू होता है बुधवार रात 11 बजे, क्या आप उसके नीचे से पढ़ना शुरू करेंगी? तो ये टाइलर की तरफ से होता। कहता है जो कर रहे हो उसे छोड़ो, अपने कीबोर्ड के नीचे देखो। माफ़ कीजिए, मुझे आपको यहीं रोकना होगा। आपको कैसे पता ये संदेश टाइलर रॉबिन्सन की तरफ से है? बस ग्रे रंग में जो भी संदेश हैं वो टाइलर से होंगे और नीले रंग में जो संदेश हैं वो लांस से होंगे। ये आईफोन का तरीका है जो संदेशों में फ़र्क करता है। लांस ने अपने इंटरव्यू में भी इसे स्वीकार किया है। कौन क्या कह रहा था? और ऊपर, सबसे ऊपर हम देखते हैं कि ये बातचीत किनके बीच हो रही है। टाइलर। ठीक है, आपको बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो इसे फिर से पढ़िए। कीबोर्ड के नीचे देखो से शुरू करते हुए। तो उसके बाद फिर लांस जवाब देता है। वो कहता है क्या, और फिर वो कहता है तुम मजाक कर रहे हो, है ना? फिर टाइलर कहता है मैंने उसे डिलीट करने की कोशिश की। अगर हम पेज 2 तक स्क्रॉल कर सकें, और अगर आप पढ़ना जारी रख सकें। ठीक है, टाइलर कहते हैं मैं ठीक हूँ मेरी जान, लेकिन ओरम में थोड़ी देर और रुकना होगा। मुझे घर आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन अभी भी मुझे अपनी राइफल लेनी है। सच कहो तो मैंने उम्मीद की थी कि बुढ़ापे में मरने तक मैं ये राज छिपाए रखूँगा। आपको इसमें शामिल करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लांस कहता है तुमने तो ये किया ही नहीं था, है ना? टाइलर कहता है मैं हूँ, माफ़ कर दो। लांस ने कहा मैंने सोचा था कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। फिर टाइलर बोला नहीं, उन्होंने किसी बूढ़े पागल को पकड़ के मिलते जुलते कपड़े पहने किसी और से पूछताछ की। मैंने प्लान किया था कि थोड़ी देर बाद ड्रॉप पॉइंट से अपनी राइफल ले लूँगा, लेकिन शहर का वो हिस्सा लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। यहाँ लगभग इतनी शांति है कि बाहर निकला जा सके, लेकिन एक गाड़ी अभी भी खड़ी है। हम पेज 3 तक स्क्रॉल कर सकते हैं। पढ़ना जारी रखें। लांस कहते हैं क्यों, और टाइलर कहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, और लांस कहते हैं हाँ। टाइलर कहते हैं मुझे उसकी नफरत से तंग आ गया था। कुछ नफरत ऐसी होती है जिससे बातचीत से दूर नहीं किया जा सकता। अगर मैं बिना किसी की नज़र में आए अपनी राइफल उठा पाने में सफल हो जाता हूँ तो मैं कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर से उसे वापस लाने की कोशिश करूँगा। लगता है वे अब आगे बढ़ गए हैं और ख़बरों में भी कुछ नहीं आया कि उन्होंने उसे ढूंढा है। हम आपको जल्दी ही अपडेट देंगे, या माफ़ कीजिए हम आपको आधी रात तक अपडेट देंगे। लांस बोले ठीक है, सुरक्षित रहो। ये कब से प्लान कर रहे हो? थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो किम्बरली। टाइलर जवाब देते हैं मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा। मैं करीब जा सकता हूँ, पर उसके ठीक पास पुलिस की गाड़ी खड़ी है।
मुझे लगता है उन्होंने वहाँ पहले ही देख लिया है, पर मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। हम पेज 4 तक नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आधे रास्ते तक पढ़ते हुए मैं आपको आधे रास्ते पर रोक दूंगी। ये तब की बात है जब वे वहाँ थे, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता जब वे वहाँ पार्क किए हुए थे। अगर उन्हें ये मिल जाता तो मुझे लगता है कि वहाँ और ज़्यादा हलचल होती। फिर से मैं आपको इसमें शामिल करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी। लांस पूछते हैं, किसी और को पता है? टाइलर कहते हैं, मेरी जानकारी में नहीं। ठीक है, मैं आपको यहीं रोकती हूँ। ठीक है, तो लांस कहते हैं, क्या आपके कपड़े वहीं थे या वो भी गायब थे, या आप वो कपड़े अपने साथ लाए थे शुरू में? वैसे क्या आप बंदूक को बदल सकते थे या वो देख लेते? फिर टाइलर कहते हैं, सिर्फ एक चीज़ जो मैंने छोड़ी थी वो थी राइफल, जो तौलिए में लिपटी हुई थी। मुझे लगता है कि उस पुलिस कुत्ते ने उसे सूंघ लिया होगा। छोटा चुगलखोर, इसे बदलना संभव नहीं है। मुझे ठीक से नहीं पता वो बंदूक कौन सी थी, क्योंकि वो पुरानी थी और दादाजी ने उसमें कुछ बदलाव किए थे। उस पर 4 अंकों का सीरियल नंबर था। पता नहीं किसके नाम रजिस्टर्ड है, शायद किसी मर चुके आदमी के नाम जिसने वो दादाजी को दी थी। वो आगे कहते हैं, याद है मैं गोलियों पर खुदाई कर रहा था। ज़्यादातर संदेश तो बस एक बड़ा मीम है। अगर मैंने फॉक्स न्यूज़ पर नोटिसेस, बल्ज, UWU देख लिया तो शायद मुझे स्ट्रोक आ जाए। और फिर आगे बढ़िए, मैं आपको थोड़ी देर में रोक दूंगी। वो कहता है, अब मुझे इसे छोड़ना होगा, ये बहुत बुरा है। मैं आपको यहीं रोक देती हूँ। और फिर अगर हम अगला पेज देख सकें, पेज 9। और क्या आप देख रहे हैं कि पेज 9 पर जो पहली नीली मैसेज है, क्या आप वहीं से शुरू कर सकती हैं? हाँ। लांस बोले, क्या तुम्हें ये शिकार के लिए चाहिए? टाइलर बोले, नहीं पापा, राइफल से शिकार के लिए बड़े कैलिबर का इस्तेमाल करना चाहते थे। आज के हिसाब से देखूं तो मैं कहूँगा कि दादाजी की बंदूक बिल्कुल ठीक काम करती है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो 2K स्कोप था। लांस कहता है, अरे यार। और फिर टाइलर कहता है, LMW घर 3.5 घंटे। लांस कहता है, ध्यान से गाड़ी चलाना। फिर टाइलर कहता है, ये बातचीत डिलीट कर दो। और मैं यहीं तुम्हें रोक दूंगी। रिच, ठीक है, पूरी बात यही है। तुमने कहा, हाँ कुछ लोग फायदा उठाएंगे, 100%। लेकिन जो तुम्हें दिख रहा है उसके आधार पर क्या कोई वैध तर्कसंगत तर्क दे सकता है? रुको जरा, यहां कुछ कमी है, यहां कुछ गड़बड़ है, यहां कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे लगता है या तो इस बात के सबूत हैं कि ये किसी और ने किया, या कोई रॉबिन्सन को निर्देश दे रहा है। वह झूठा कबूलनामा दे रहा है, उसका असली मतलब कुछ और है। मैं फिर कहूंगा, वो दोषी साबित होने तक निर्दोष है, लेकिन तुम भी मेरी तरह सबूत देख रहे हो। मैं तुम्हें बताऊं, जो एकमात्र चीज मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है वो है रूममेट की कुछ गवाही। मुझे लगता है उसने कहा था कि उन्होंने चार्ली किर्क का जिक्र नहीं किया था। सही है। मामले की थ्योरी को देखते हुए ये अजीब लगता है। या LGBTQ अधिकारों के बारे में उन्होंने कभी इसके बारे में बात नहीं की। शायद, हाँ सही है। तो उस बात ने थोड़ा शक पैदा किया, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। डिस्कॉर्ड पर हुई वे चैट्स किसी और के दोष की ओर इशारा नहीं करती, और आपको यकीन होना चाहिए कि जांचकर्ताओं ने उन चैट्स को बहुत बारीकी से देखा है। हर चीज को, हर शामिल व्यक्ति को ध्यान से जांचा है। इसका कोई सबूत नहीं कि उसके परिवार का इसमें हाथ था। बिल्कुल। मैंने अब तक किसी और के शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं देखा है। बस एक सवाल है, और वो है लांस ट्विग। देखिए, मैं इसके पक्ष या विपक्ष में जो तर्क दूंगा वो ये है कि कितनी बार हम ऐसे मामलों को कवर करते हैं जहां कोई भयानक अपराध करता है और वो एकदम अचानक सामने आता है। ये व्यक्ति कभी कुछ नहीं बताता था और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी। क्या किसी को अंदाजा था कि ब्रायन कोबर्गर 4 पूरी तरह अजनबी लोगों की बेरहमी से हत्या करेगा? बात वही है, हर कोई अलग होता है। गिल्गो, मेरा मतलब है, ये आदमी बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। एक चिट्ठी थी जो जाहिर तौर पर इस कीबोर्ड के नीचे मिली थी। रॉबिन्सन ने कथित तौर पर नोट की फोटो ली थी, फिर उसे जला दिया गया। हालांकि वो चिट्ठी कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, लेकिन सर्च वारंट में उसका विस्तार से जिक्र था।
KSL टीवी के अनुसार। वारंट के अनुसार चिट्ठी में लिखा है, उद्धरण, लूना, अगर तुम यह मेरा मैसेज मिलने के बाद पढ़ रही हो तो मुझे अफसोस है। मैं आज सुबह मिशन पर निकला था और ऑटो मैसेज भेजा था। शायद मैं मर चुका हूं या लंबी जेल की सजा का सामना कर रहा हूं। मुझे चार्ली किर्क को खत्म करने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब KSL टीवी ये भी रिपोर्ट करता है कि रॉबिन्सन ने कथित तौर पर इस ग्रुप चैट में, जो डिस्कॉर्ड ऐप पर है और जिसके बारे में रिच और मैं पहले बात कर चुके हैं, एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, अरे दोस्तों, मेरे पास आप सबके लिए बुरी खबर है। कल UVU में मैं ही था। मुझे इस सब के लिए माफ कर दो। मैं कुछ ही पलों में एक शेरिफ दोस्त के जरिए सरेंडर कर रहा हूं। अच्छे समय और हंसी के लिए धन्यवाद। आप सब बहुत शानदार रहे हैं। आप सबका हर चीज के लिए धन्यवाद। और कोर्ट में बैठकर और वो सारे सबूत देखकर जिन्हें कोई कह सकता है कि उसके खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं, अब सवाल यह है कि रॉबिन्सन क्या करने वाला है। लेकिन मैं बस इसी बात पर लौटता हूं। आप जानते हैं, लोग वहां ये तर्क देंगे, क्या यह कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक नहीं लगता? और वो इतनी विस्तार से कबूल कर रहा है जबकि जरूरत नहीं है। मुझे ये भी अजीब नहीं लगता कि उसने ऐसा किया, है ना? अभियोजन पक्ष की कहानी सुनकर लगता है कि वो बहुत परेशान है। शायद वो था। आप लांस ट्विग की गवाही सुनते हैं। उसने ऐसा करने के बाद अंदर संघर्ष महसूस किया। हालांकि कोर्ट में ज्यादा भावनाएं नहीं दिखा रहा। लेकिन ये इतना अजीब नहीं होगा कि कोई इस तरह की चीज करने की जिम्मेदारी ले और ऐसा बयान दे। ये लुइगी मंगियोने जैसा लगता है। दोषी साबित न होने तक वो निर्दोष है, मगर कबूल किया तो हैरानी नहीं होगी। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। सही है, ये मुश्किल है। मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि कोई ऐसा अपराध करने वाला इंसान आखिर सोचता क्या है। वे ऐसा आखिर ऐसा क्यों करेंगे? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं समझ नहीं पाता। हाँ। तो जब आप इसमें गहराई से जाते हैं तो क्या वो नोट छोड़ सकता है? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो नोट छोड़ भी सकता है। नोट की जो बात मुझे सबसे अलग लगी वो वही है जो मैं पहले कह रहा था। वो कहता है, मेरे पास चार्ली कर्क को मारने का मौका था और मैंने कर दिया। ट्विग ने कहा कि उन्होंने पहले चार्ली कर्क का जिक्र नहीं किया था। यही बात है जो मुझे नोट को थोड़ा अजीब बनाती है। हाँ, क्योंकि फिर ये एकदम अचानक लगता है। आप क्यों निकाल रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने ये कभी चर्चा नहीं की थी। वो थोड़ा अजीब है, लेकिन पूरी बात, पूरा अपराध अगर जैसा बताया गया है वैसे हुआ हो तो वो इतनी अलग थलग चीज है कि मैं उसे तर्कसंगत नहीं बना सकता। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो ऐसे हुआ हो। तो देखिए, अभी हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जब प्राथमिक सुनवाई पूरी नहीं हुई है। ये आज पूरी होनी है। सबूतों का एक और दिन बाकी है, लेकिन जज ग्राफ का ये फैसला ये शायद तुरंत नहीं आएगा। और भी बहसें होंगी। जैसा हमने बात की थी, लिखित दलीलें भी होंगी। ये सब सितंबर के लिए तय है। इसके बाद हमें जवाब मिल सकता है। लेकिन मेरी और रिच की कानूनी राय है कि मामला ट्रायल की ओर बढ़ेगा। अब सवाल ये बनता है, रॉबिन्सन आगे क्या करने का फैसला करते हैं? रिच शॉनस्टीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपका समय देने के लिए आभार। मुझे खुशी हुई। फिर मिलेंगे। साइड बार पर फिलहाल इतना ही दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं, सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर हमें देख सकते हैं। मुझे X और Instagram पर फॉलो करें। न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे पर देखें। फिर मिलेंगे।